हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीकेजीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ कंप्लीट वीडियो तक। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार बनी द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन ए राइट होगा, झारखंड। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया गया है। यह झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल हैं और यदि ये राष्ट्रपति बन जाती हैं तो ये भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। याद रखिएगा, ऑप्शन ये झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल हैं और इन्हें 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसके लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में गलत कथन का चुनाव कीजिए। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। यही इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। बी है, इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। सी, इस मंदिर को सफेद पैगोडा भी कहा जाता है। डी, इसका निर्माण पूर्वी गंगवंश के राजा अनंतवर्मन गंगदेव द्वारा किया गया था। इस प्रकार हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 12वीं शताब्दी में हुआ था और इसका निर्माण पूर्वी गंगवंश के राजा अनंतवर्मन गंगदेव द्वारा किया गया। इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भगवान जगन्नाथ के प्रभाव से यम की सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। और याद रखिएगा, इस मंदिर को सफ़ेद पगोड़ा कहा जाता है और आपको बता दें कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है और जगन्नाथ के पुरी मंदिर को सफ़ेद पगोड़ा कहा जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा अनंतवर्मन गंगदेव द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए फ्रांस, बी इटली, सी रूस, डी जापान। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। G7 में न ही रूस शामिल है और न ही भारत। याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत G7 का सदस्य है कि नहीं। भारत G7 के सदस्य देश में शामिल नहीं है। चलिए देख लेते हैं G7 के बारे में। अभी हाल ही में 26-27 जून को जर्मनी में G7 समूह का 48वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री भी हिस्सा लिए थे। G7 दुनिया के 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। यह एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी राजनीतिक मंच भी है। इसमें यूरोपीय संघ सहित कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका G7 के सदस्य के रूप में शामिल है। अतः इसमें रूस शामिल नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, रूस। और इसका भी 48वां शिखर सम्मेलन हुआ जर्मनी में। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके 7 देश के नाम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय परिषदों के बारे में सत्य है? देख लेते हैं ऑप्शंस। इसमें हमें सही कथन चूज करना है। ए, सभी क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं। बी, सभी क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री द्वारा की जाती है। सी, वर्तमान में भारत में 9 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। डी, क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1973 में रखा था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार सर्वप्रथम 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। यानी डी ऑप्शन गलत है, हमें सही का चूज करना है। भारत में वर्तमान में 9 क्षेत्रीय परिषदें हैं।
ये गलत है क्योंकि जब क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हुई भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा, उस समय 5 थी और लेकिन वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। 6वां क्षेत्रीय परिषद है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। जब क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में हुआ उस समय 5 थी, इस समय 6 है और 6वां है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। और ऑप्शन बी देखते हैं, सभी क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री द्वारा की जाती है। ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए देख लेते हैं पहले, सभी क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय है। ये गलत है क्योंकि सभी क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय हैं, न कि संवैधानिक, क्योंकि इनका गठन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा किया गया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला देश का आखिरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए असम, बी मणिपुर, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला आखिरी देश यानी 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश असम बन गया है। याद रखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो चुकी है और अंतिम राज्य असम हुआ है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, ए WTO मामला, बी SARC मामला, सी UNFCCC मामला, डी भारत EU FTA वार्ता। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द WTO में देखते हैं। यह एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स यह सब कृषि पर सब्सिडी से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मिजोरम। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह विश्व का यानी भारत का भी एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। यह संघाई हिरन के लिए भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान संघाई हिरन के लिए भी प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली सबसे पहले लागू की थी? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, ए थॉमस मुनरो, बी अलेक्जेंडर रीड, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में भू राजस्व प्रबंधन के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की। इसमें जो भूमि का स्वामित्व होता था वो मध्यस्थ या बिचौलियों होते थे और ये कब शुरू की गई थी? 1793 में। याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बीमारी को WHO ने पेंडेमिक घोषित किया है? ऑप्शंस, ए चेचक, बी मंकी पॉक्स, सी मलेरिया, डी डेंगू। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी मंकी पॉक्स। वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क द्वारा मंकी पॉक्स को पेंडेमिक घोषित किया गया है। मंकी पॉक्स एक प्रकार की वायरल जूनोटिक डिसीज है, यानी जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। अभी हाल ही में 58 देशों में मंकी पॉक्स की पुष्टि की गई है। इसके कारण WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क द्वारा मंकी पॉक्स को महामारी घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के GSAT-24 उपग्रह को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। यह किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं, ए संचार उपग्रह सेवाएं, बी कार्टोग्राफिक सेवाएं,
सी नेविगेशन सेवाएं, डी मौसमी उपग्रह सेवाएं। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए संचार उपग्रह सेवाएं जीसैट 24 उपग्रह द्वारा प्रदान किया जाएगा या अखिल भारतीय दूरदर्शन के तहत डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम को सहायता प्रदान करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भुगतान विजन 2025 यानी पेमेंट विजन 2025 प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए नीति आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय, डी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। सही विकल्प हो जाएगा पेमेंट विजन 2025 आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत आरबीआई ने ई भुगतान उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित, तीव्र और सुविधाजनक ई भुगतान प्रदान करने के मकसद से इसको प्रस्तुत किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को का किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 जीता है? ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ए केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी CIET, बी ऑप्शन सांस्कृतिक संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र यानी CCRT, सी ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, डी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी CIET को यूनेस्को द्वारा किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT के एक इकाई के रूप में कार्य करता है। यह उच्च शिक्षा से संबंधित है। उस शिक्षा में या तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह संस्थान जिम्मेदार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए निगम कर, बी न्यूनतम वैकल्पिक कर, सी पूंजीगत लाभ कर, डी सीमा शुल्क। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी। एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से शामिल होते हैं? निगम कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजी लाभ कर और आयकर। ये सब हमारे प्रत्यक्ष कर हैं। GST याद रखिएगा, GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कस्टम ड्यूटी भी अप्रत्यक्ष कर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कभी कभी चर्चा में रहने वाला मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए जैव विविधता अभिसमय यानी CBD से, बी आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय से, सी IUCN रेड डाटा सूची से, डी POP पर स्टॉकहोम अभिसमय से। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय से संबंधित है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 2 भारतीय राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, जिसमें है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का और लोकटक झील मणिपुर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में योग वासिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शंस ए अब्दुल कादिर बदायूनी, बी अबुल फजल, सी अबुल रहीम खाने खाना, डी निजामुद्दीन पानीपती। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी निजामुद्दीन पानीपती ने योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था। याद रखिएगा योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किसने किया? निजामुद्दीन पानीपती ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य से के साथ चौका और त्रिभंगा जैसी मुद्राएं जुड़ी हुई हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कथक, बी भारतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी, डी ओडिसी। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिसी। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें ओडिसी भी एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है और इसी नृत्य से संबंधित है चौका और त्रिभंगा जैसी मुद्राएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित नदियों में से किसका संबंध कर्नाटक राज्य से नहीं है? ऑप्शंस हैं ए नेत्रावती, बी शरावती, सी इंद्रावती, डी कावेरी। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रावती। इंद्रावती यह गोदावरी की सहायक नदी है जो कर्नाटक राज्य में नहीं बहती है। अन्य तीनों नदियां जिसमें नेत्रावती, शरावती और कावेरी कर्नाटक राज्य में प्रवाहित होती हैं। शरावती पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, याद रखिएगा। और कावेरी नदी जिसके दक्षिण की सदानीरा और यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 जीता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए असम, बी उड़ीसा, सी केरल, डी तेलंगाना। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 जीता है। फर्स्ट पे है उड़ीसा। सेकंड और थर्ड की बात करें तो सेकंड पे हो जाएगा बिहार और थर्ड पे है हरियाणा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं अभी हाल ही में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 उड़ीसा ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के लिए भविष्य सुपरफूड विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह निम्नलिखित में से कौन सी फसल पर केंद्रित था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए चावल, बी गन्ना, सी बाजरा, डी गेहूं। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी बाजरा। भारत के लिए भविष्य सुपरफूड विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और यह बाजरे पर केंद्रित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कुलदीप सिंह, बी योगेश चंद मोदी, सी माधवीपुरी बुच, डी दिनकर गुप्ता। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी दिनकर गुप्ता को हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये करंट का क्वेश्चन है। चलते हैं, चलिए पहले हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 की देख लेते हैं। नीति आयोग के नए CEO नियुक्त किया गया है परमेश्वरन अय्यर को, याद रखिएगा परमेश्वरन अय्यर हैं नीति आयोग के नए CEO। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। SSB के महानिदेशक बनाए गए हैं SL थाउसेन, याद रखिएगा। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक हैं SL थाउसेन। ये सभी नियुक्तियां जून माह की हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं संजीव कुमार। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक बने हैं तमन कुमार डेका। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। NIA के महानिदेशक, जो अभी क्वेश्चन में पूछा था, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन और NSG के महानिदेशक बने हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के MA गणपति। देख लीजिए एक बार, NSG के निदेशक MA गणपति, नेस्कॉम के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन, NIA के महानिदेशक दिनकर गुप्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता, IB के निदेशक तमन कुमार पांडे डेका, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक संजीव कुमार, SSB के महानिदेशक SL थाउसेन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और नीति आयोग के नए CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नोंगखिलिम वन्यजीव अभयारण्य में बांस में रहने वाले चमगादड़ की नई प्रजाति खोजी गई है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मेघालय, डी मिजोरम। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय में
नोंगखिलेम वन्य अभयारण्य स्थित है और यहीं पर बांस में रहने वाले नए चमगादड़ की प्रजाति खोजी गई है। यह था हमारा लास्ट का क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें लिखकर जरूर बताएं और अब इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।